हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, श्याम श्याम, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लगातार आपके लिए बीपीएससी टीआरई 4 के लिए स्पेशल जो बिहार एससीईआरटी की सीरीज़ है, इसको हम चला रहे हैं। और इसमें हम जो है मुख्यतः अभी जो है वो इतिहास के जो है क्लास 10 की जो इतिहास की पुस्तक है उसको हम देख रहे हैं। इसमें हमने जो है यूरोप में राष्ट्रवाद और इसके अलावा समाजवाद एवं साम्यवाद, ये दोनों चैप्टर कवर कर लिए थे पिछले 2 वीडियो में। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और वहाँ पर मैंने थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते आप सभी को जहाँ से भी सवाल पूछे गए थे वो सवाल भी आपको स्क्रीन पर जो है दिखा दिए थे। और एट द टाइम जो है जहाँ से हमने थ्योरी पढ़ी, जहाँ से सवाल बने, उसी पर हमने जो है आपको ये दिखा दिया था कि ये सवाल जो है यहाँ से बना है। तो इस तरह से जो है काफ़ी ज़्यादा आपको तैयारी करने में मदद मिल सकती है। तो आप सभी जो है पिछली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। बाकी अभी मैंने जो है बिहार एससीईआरटी क्लास 10 की हिस्ट्री की बुक जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर नहीं डाली है, आज मैं वो भी डाल दूँगा। आप सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंद और चीन में जो है राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन कैसे चला आपको ये देखना है। जैसे चीन हो गया, वियतनाम हो गया, और इन सभी आसपास के जो देशों हैं, भारत के जो देश हैं, आसपास के पड़ोसी देश हैं, इनमें कैसे राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, क्या इसकी पृष्ठभूमि थी, इन सभी को हम देखने वाले हैं। और आप जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में अब बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, क्या हम इस सीरीज को ऐसे ही जारी रखें या और कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है। तो आप अपने सजेशन जो है वो और एडवाइस जो है आप ज़रूर बताइएगा। तो हम चलते हैं अपने जो है सीधा सीधा चैप्टर की तरफ, और हम जो है थ्योरी जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका चैप्टर है जिसका नाम है आपका हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। अब इसमें जो है मुख्यतः हम जो है चीन और जो है वियतनाम और कंबोडिया में क्या क्या चला, कैसे जो है राष्ट्रवादी आंदोलन हुए, कैसे वियतनाम का जो है एकीकरण हुआ, और कैसे अमेरिका जो है इसमें इंटरफेयर कर रहा था, ये सभी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो चीज़ें मैं बताऊँ कि इंपॉर्टेंट है उसको अपने नोटबुक में जो है नोट कर लीजिएगा, कापी पेन लेकर बैठिएगा। तो देखिए हम जो है अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीप से है, जिसमें आज के वियतनाम, लाओस, कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार और चीन को जो है छूती है। तो दक्षिण में चीन सागर है और पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र पड़ते हैं। ये आपको जो है मैप दिखाई दे रहा है, और इसको थोड़ा सा धुंधला है तो आपको उतना क्लियर दिखेगा नहीं। देखिए प्राचीन काल से ही वियतनाम के तोकीन एवं अन्नाम में चीन का प्रभाव था। किसमें? तोकीन और अन्नाम का जो क्षेत्र था इसमें चीन का प्रभाव था, और दोनों प्रांत कई शताब्दियों तक चीन के करद राज्य के थे। ठीक है, वस्तुतः जब चीन में कोई शक्तिशाली शासक होता था तब इन प्रांतों को अपने कब्जे में ले लेता था, एवं चीन की केंद्रीय सत्ता के कमजोर पड़ते ही ये क्षेत्र जो है स्वतंत्र हो जाते थे। यद्यपि चीनी प्रभुत्व के बावजूद भी इस क्षेत्र के लोग ने अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान के लिए और साथ साथ भाषा लिपि का भी विकास किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के साथ साथ कन्फ्यूशियस के दर्शन का भी पूरा प्रभाव जो है इन क्षेत्रों पर था। अब देखिए तीसरी शताब्दी में सी हुआंग टी का प्रभुत्व, उसके बाद हान वंशीय राजा बूती ने पुनः इस क्षेत्रों पर कब्जा किया, और फिर 15वीं शताब्दी में मिंग वंशी सम्राट ने युंगली ने इस पर अधिकार किया था। 19वीं शताब्दी में यह क्षेत्र जो है मंचू शासन के अधीन आ गया था। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको नाम अजीब दिखेगा आपको। ये देखिए कंबोडिया का एक मंदिर है, आपने नाम सुना होगा, अंकोर वाट का मंदिर, और दूसरी तरफ लाओस, कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का जो है प्रभाव था। चौथी शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना हुई, जहाँ का शासक जो है भारतवंशीय था, और कंबुज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना। और 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये देखिए इसको याद कर लीजिएगा, सूर्य मंदिर का जो है अंकोर वाट मंदिर का जो है निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्य वर्मा ने करवाया था 12वीं शताब्दी में। परंतु 16वीं शताब्दी में कंबुज का पतन हो गया और मध्यकाल में आंतरिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार इस क्षेत्र के कुछ देशों पर जो है चीन और कुछ पर हिंदुस्तान के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण ही हिंद चीन के नाम से जाना गया। व्यापारिक कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व जो है 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत से जुड़ने की चाह में समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला। अब देखिए व्यापारिक कंपनियां कैसे आईं और जो है फ्रांसीसी प्रभुत्व कैसे स्थापित हुआ, ये आपको इस जो है पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगा। जब 1498 में
जो है इसने मार्ग खोज लिया, किसने, वास्को डी गामा ने, भारत आने का। तो सबसे पहले कौन से व्यापारी भारत आए? पुर्तगाली थे। भारत के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से जुड़े हुए थे और 1510 ईस्वी में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंद चीनी देशों के साथ व्यापार शुरू किया। उसके बाद स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इन कंपनियों में फ्रांसीसियों को छोड़कर किसी ने इन भूभागों पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन फ्रांस शुरू से ही इस दिशा में प्रयासरत रहा। 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद चीन पहुंच गए और सन 1747 के बाद से ही फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा। 1787 ईस्वी में कोचीन और चीन के शासक के साथ उसे संधि करने का मौका मिला, लेकिन अभी तक फ्रांसीसी अपनी ताकत का प्रभुत्व जमा नहीं पाए थे और 19वीं शताब्दी में अन्नाम, कोचीन, चीन में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध जो है आंदोलन जो है उग्र हो रहे थे। अब यहाँ पर आपको दिखाया गया ना कि कैसे जो है कंपनियों का आगमन होता। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर इंग्लैंड आए और फिर फ्रांस आए। तो ये आपका क्रम दिया गया है, तो क्रम भी आपसे पूछ सकता है। देखिए, फिर भी 1862 ईस्वी में जो है अन्नाम को सैन्य बल पर जो है संधि के लिए बाध्य किया गया। इसके अगले वर्ष जो है कंबोडिया भी संरक्षण में ले लिया गया। 1783 ईस्वी में तोकीन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ और इस तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक जो है संपूर्ण हिंद चीन जो है फ्रांस की अधीनता में आ गया। देखिए, फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था? और फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य डच और ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना। भारत में फ्रांसीसी कमजोर पड़ रहे थे। चीन में व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता मुख्य रूप से इंग्लैंड से था, अतः सुरक्षात्मक आधार पर के रूप में उन्हें हिंद चीन क्षेत्र जो है काफ़ी उचित लगा, जहाँ खड़े होकर वे दोनों तरफ जो है भारत एवं चीन को कठिन परिस्थितियों में संभाल सकते थे और दूसरे औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशों से होती थी एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध होता था। तीसरे, पिछड़े समाजों को सभ्य बनाना विकसित यूरोपीय राज्यों का जो है स्वघोषित दायित्व था। अब देखिए, यहाँ पर जो है कोचीन चीन की स्थापना जो है ये 1862 में, फिर 1863 में कंबोडिया, फिर 1884 में अन्नाम और 1904 में लाओस। ठीक है, ये जो है इन्होंने यहाँ पर अपने अपने उपनिवेश स्थापित कर दिए। किसने? तो फ्रांस ने। अब देखिए, फ्रांसीसियों ने प्रारंभिक शोषण व्यापारियों, नगरों और जो है बंदरगाहों से शुरू किया। उसके बाद उन्होंने भीतरी ग्रामीण इलाकों में किसानों का शोषण करना शुरू किया। तोकीन के जीवन का आधार लाल घाटी थी, जबकि कंबोडिया का मेकांग नदी का मैदानी क्षेत्र और कोचीन चीन का मेकांग का डेल्टा क्षेत्र। चीन से सटे राज्यों में खनिज संसाधन, कोयला, टिन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम आदि मिलते थे और पहाड़ी इलाकों में रबर की खेती होती थी। मैदानी क्षेत्रों में धान की खेती होती थी। सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों एवं जल निकासी का समुचित प्रबंध किया और दलदली भूमि, जंगलों आदि में कृषि क्षेत्रों को बढ़ाया जाने लगा। इन प्रयासों का ही फल था कि 1931 में वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो है चावल निर्यातक देश बन गया और रबर बागानों, फार्मों, खानों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। अब जमींदारी अपने विकृत रूप में आ चुकी थी। हालांकि इसी के दौरान पूरे दक्षिण हिंद चीन तक संरचनात्मक विकास तीव्र गति पर रहा एवं एक विशाल रेल नेटवर्क और सड़क का जाल सब बिछ गया, परंतु किसानों और मजदूरों का जीवन स्तर गिरता जा रहा था क्योंकि सारी व्यवस्था ही शोषण मूलक थी। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न था, अब तक परंपरागत स्थानीय भाषा अथवा चीनी भाषा में शिक्षा पा रहे लोगों को अब फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी, परंतु इस क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसियों को शिक्षा के प्रसार के सकारात्मक प्रभावों का डर था, अतः आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया गया। इसके लिए स्कूल के अंतिम साल की परीक्षा में प्रायः अधिकतर स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता था और स्थानीय जनता एवं जो है कोलोनों की सामाजिक स्थिति में आसमान और जमीन का अंतर था। 1920 के दशक तक आते आते छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे थे। हनोई विश्वविद्यालय बंद किया जाना फ्रांसीसी शोषण की जो है पराकाष्ठा थी। देखिए, कोलोन कौन कहलाते थे? तो ये हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी थे उनको जो है कोलोन कहा जाता था, तो इसको भी याद रखिएगा। आप देखिए, हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ। देखिए, हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय समय पर विद्रोहों का सामना तो प्रारंभिक दिनों से ही झेलना पड़ रहा था, परंतु 20वीं शताब्दी के शुरू में यह और जो है मुखर होने लगा था। अब छोटे छोटे मामलों में भी लोग अपना असंतोष प्रकट करने लगे थे। उसी परिप्रेक्ष्य में 1903 ईस्वी में फान बोई चाऊ ने दुईतान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसके नेता कुआंग दे थे। फान बुई चाऊ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक लिखकर जो है हलचल पैदा कर दी। तो इसको आप अभी तक पूछा नहीं गया फिलहाल, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो कंटेंट है ये आपका इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जरूर पढ़िएगा। देखिए, 1905 में जापान द्वारा रूस को हराया जाना हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया और साथ ही रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारकों के विचार भी इन्हें उद्दोलित कर रहे थे।
इसी समय एक दूसरे राष्ट्रवादी नेता फांचू त्रिन हुए जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन के राजतंत्रीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया। जापान में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र इसी तरह के विचारों के समर्थक थे और सन्यात सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन ने इन्हें जो है बढ़ावा दे दिया। देखिए, सन्यात सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तित हुई थी। इन्हीं छात्रों ने वियतनाम कुआन फुक हुई, ठीक है, वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की। और हालांकि हिंद चीन में प्रारंभिक राष्ट्रवाद का विकास कोचीन, चीन, अन्नाम, तोकिन जैसे शहरों तक ही सीमित था, परंतु जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इन्हीं प्रदेशों के हजारों लोगों को सेना में भर्ती किया गया। हजारों मजदूरों को बेगार के लिए फ्रांस ले जाया गया, जहां के सैनिकों को युद्ध की प्रथम पंक्ति में रखा जाता था, अतः मारे जाने वालों में इनकी संख्या ज़्यादा होती थी। इन सब बातों की प्रतिक्रिया हिंदी चीनी लोगों पर हुई और 1914 ईस्वी में ही देशभक्तों ने एक विशाल जो है वियतनामी राष्ट्रवादी दल का संगठन बनाया, जिसका पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ, लेकिन सशंकित फ्रांसीसी सरकार ने इसे कुचल डाला। दूसरी तरफ जनता की हालत निरंतर दयनीय होती जा रही थी और चीन का हिंद चीन के कृषि उत्पाद व्यापार और मत्स्य व्यापार पर नियंत्रण था, फिर भी ये मुख्य राजनीति से अलग रहते थे। इसी कारण जनता ने इनसे क्रुद्ध होकर 1919 में चीनी बहिष्कार आंदोलन किया। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही शासन व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। हालांकि कोचीन चीन ही सीधे फ्रांसीसी प्रशासन में था, बल्कि अन्य जो है 4 प्रांत तोकिन, अन्नामी, कंबोडिया और लाओस में पुरातन राजवंशी जो है कायम रहे। इसके लिए रेजिडेंटों की नियुक्ति की गई थी और प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रशासन में कुछ उदार नीति अपनाई गई और कोचीन चीन के लिए एक जो है प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया। उनके सदस्यों के निर्वाचन की जो है व्यवस्था की गई। इससे साथ ही असैन्य प्रशासन में स्थानीय लोगों को महत्व दिया जाना शुरू हुआ। कुछ हद तक राज्य घरानों जो है ने भी अपने प्रशासन में सुधार करने का प्रयास किया, परंतु इन नाम के मात्र के सुधारों से जनता संतुष्ट नहीं हो सकती थी। इन्हीं परिस्थितियों में 1917 में न्यूगन आई कोफ जो है हो ची मिन नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया और बाद में हो ची मिन शिक्षा प्राप्त करने मास्को गया, याद रखिएगा, मास्को गया और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1950 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं के जो है सैनिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर ली। अंततः 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग सान देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जोनगू एन ने अनामी दल की स्थापना की। यह पार्टी पूर्णतः मास्को के कैंटन से प्रभावित थी और आतंकी विचारों वाली पार्टी थी। आगे देखिए 1930 के दशक की विश्वव्यापी मंदी ने राष्ट्रवाद के विकास में भी योगदान दिया। चावल, रबर आदि के दाम गिर गए। हिंद चीन में बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। इस स्थिति से परेशान किसान भी साम्यवाद को अपना रहे थे और राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सरकार का दमन चक्र काफ़ी तीव्र रहा और क्रूर होता जा रहा था। विद्रोही जनता पर निर्ममता से गोलियां बरसाई जाती थीं। इससे भी आगे बढ़कर हवाई जहाज़ों से बमबारी की जाती थी। दमन चक्र में हजारों लोग मारे गए। आंदोलन दब सा गया, परंतु सोए हुए ज्वालामुखी के समान ही था, जो अंदर ही अंदर जो है खोलता रहा और भूमिगत आंदोलन की शुरुआत हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता आंदोलन किस प्रकार से चले। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों में वियतनामियों को एक निर्णायक रास्ता प्रदान हुआ। जून 1940 में फ्रांस जर्मनी से हार गया और फ्रांस में जर्मन समर्थित सत्ता कायम हो गई। एक संधि के तहत जापान को हिंद चीन में फौज भेजने का मौका मिल गया। इसका फायदा उठाते हुए जापान पहले तोकिन, फिर अन्नाम और अंततः जो है पूरे हिंद चीन का अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमा लिया इसमें। और यह हिंद चीन में एक तरह का द्वैध शासन था, जिसमें सत्ता जापानियों के हाथ थी एवं प्रशासनिक मुखौटा फ्रांसीसियों का था। इसके फलस्वरूप वियतनाम के गुप्त क्रांतिकारियों को अवसर मिल गया कि वे जापानियों और फ्रांसीसियों दोनों के विरुद्ध जो है कार्यवाही कर सकें। आगे देखिए, फ्रांसीसी दमन के बावजूद साम्यवादी दल बचा हुआ था और लोगों का स्वाभाविक झुकाव इस तरफ बढ़ रहा था। हो ची मिन्ह के नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं ने वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कर पीड़ित किसानों, आतंकियों, व्यापारियों, बुद्धिजीवियों सभी को जो है शामिल कर छापामार युद्ध का जो है अवलंबन किया। देखिए, अभी तक यहाँ से सवाल पूछे नहीं गए हैं, तो इसको जो है अभी मैं इंपॉर्टेंट नहीं मार्क कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान से एक बार देखिएगा, क्योंकि सवाल जो है बन सकते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण के साथ ही अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया और 1944 में फ्रांस जर्मनी के आधिपत्य से निकल गया और जापान पर अमेरिकी परमाणु आक्रमण के पश्चात पोट्सडम की जो घोषणा के तहत जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। याद रखिएगा, पोट्सडम जो घोषणा हुई थी, इसके तहत जो है जापान ने समर्पण किया था
और इस स्थिति में जापान की सेनाएं वियतनाम से निकलने लगी और फ्रांस के पास इतनी शक्ति नहीं बची कि खुद को पुनः हिंद चीन में स्थापित रख सके। इसका लाभ उठाते हुए वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने वियत मिन के नेतृत्व में लोकतंत्रीय गणराज्य सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1945 में करते हुए वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस सरकार का प्रधान जो है हो ची मिन्ह को बनाया गया, याद रखिएगा हो चिन मिन्ह को। और जो है चूँकि हिंद चीन अनेक राज्यों में विभक्त था और जापानी सेनाएं हिंद चीन से निकल रही थी, कंबोडिया, लाओस, अन्नाम में पुनः प्राचीन राजवंशों को प्रतिष्ठा मिली। इसी क्रम में अन्नाम का शासक बाओ देई बना, परंतु इन शासकों का जो है साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष टिकना कठिन था। अतः बाओ दे ने 25 अगस्त 1945 को ही पद छोड़ दिया और वियतनाम एक गणराज्य बन गया। ये आपको बाओ देई की फोटो दिख रही होगी। अब हिंद चीन के प्रति जो है फ्रांसीसी नीति कैसी थी? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन, हॉलैंड, अमेरिका और फ्रांस दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्यों की पुनर्स्थापना में लग गए। फ्रांस भी हिंद चीन में अपने डूबे साम्राज्य को बचाना चाहता था और उसने एक नए औपनिवेशिक तंत्र की योजना बनाई। अब वो योजना क्या थी? देखिए, फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन में बदल दिया जाएगा जिसमें सभी अधीनस्थ उपनिवेश रहेंगे। हिंद चीन इस फ्रांसीसी महासंघ का एक स्वशासित अंग होगा और हिंद चीन के संरक्षित राज्यों एवं कोचीन को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। हिंद चीनी संघ के विदेश नीति और सैन्य पर फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। अब फ्रांस ने क्या घोषणा की? फ्रांस ने घोषणा की कि फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन बना दिया जाएगा, जैसा कि अभी आपने देखा नीति में मैंने बताया, जिसमें जितने भी सारे अधीनस्थ उपनिवेश हैं ये सभी शामिल रहेंगे। इस महासंघ का एक अंग हिंद चीन भी होगा। अधीनस्थ उपनिवेशों की सीमा एवं विदेश नीति पर फ्रांस का अधिकार रहेगा। यह राष्ट्रमंडल का विस्तृत रूप जैसा रहेगा, परंतु जापानी सेनाओं के हटते ही फ्रांसीसी सेना जैसे ही सैगान पहुंची, वियतनामी छापामारों ने भयंकर युद्ध किया और फ्रांसीसी सेना में सैगान में ही फंसी रह गई। अतः 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। हनोई समझौता किसके किसके बीच हुआ? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच। इसके तहत वियतनाम को जो है गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई माना गया और साथ ही साथ माना गया कि गणराज्य हिंद चीन संघ में होगा और हिंद चीन संघ फ्रांसीसी यूनियन में रहेगा। फ्रांसीसी सेना के तोकीन में जो है प्रवेश का अधिकार भी मान लिया। आगे देखिए कैसे क्या हुआ। फ्रांस की महत्वाकांक्षी नीति के कारण वियतनाम के साथ हिंद चीन संघ निर्माण पर भी समझौता नहीं हो पाया। फ्रांस चाहता था कि निर्मित संघ का अध्यक्ष उसके द्वारा नियुक्त हाई कमिश्नर हो और वियतनामी नेताओं की मांग थी कि राष्ट्र संघ के सभी राज्य जो है स्वतंत्र हों। तभी फ्रांस ने कोचीन चीन में एक पृथक सरकार स्थापित कर लिया, जिससे जो है हनोई समझौता टूट गया। फ्रांस को कुछ वियतनामी प्रतिक्रियावादी ताकतों का समर्थन मिल गया, जिनके सहयोग से नवगठित सरकार चलने लगी। अब तक हो ची मिन्ह की ताकत इतनी नहीं हुई थी कि फ्रांसीसी सेना का प्रत्यक्ष मुकाबला कर सके। अतः जो है पुनः गुरिल्ला युद्ध जो है शुरू हो गया। गुरिल्ला युद्ध का लाभ उठाते हुए फ्रांस ने पेरिस से बाओ देई को बुलाकर वियतनाम का शासक बना दिया और चूंकि फ्रांस को उम्मीद थी कि कम्युनिस्ट विरोधी वियतनामी बाओ देई का समर्थन करेंगे। अब तक पूरा विश्व दो खेमों में बंट चुका था, पूंजीवादी और साम्यवादी। पूंजीवादी देशों में यथा अमेरिका और ब्रिटेन का समर्थन भी फ्रांस को प्राप्त हो रहा था। इससे हो ची मिन्ह को जो है कुछ परेशानियां उठानी पड़ी, क्योंकि अभी तक पूर्ण साम्यवादी सरकार का गठन नहीं हो पाया था। उसके संयुक्त मोर्चों में गैर साम्यवादी राष्ट्रवादी ताकतें भी थी, परंतु 1949 में हो चिन मिन्ह ने जो है खुले तौर पर जनवादी चीनी गणराज्य को अपना आदर्श स्वीकार कर लिया और पूर्णतः साम्यवादी बन गया। 1950 में रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी, साथ ही अत्यधिक सैनिक और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। आगे देखिए यहाँ पर जो है सन 1950 में हिंद चीन की स्थिति जो है बहुत जटिल हो गई, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में हो चिन मिन्ह की सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम में फ्रांस समर्थित बाओ देई की सरकार थी। लाओस, कंबोडिया में पुराने राजतंत्र थे जो फ्रांसीसी नियंत्रण में थे। लाओस और कंबोडिया में स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ रही थी। गुरिल्ला सैनिक लाओस, कंबोडिया के रास्ते दक्षिणी वियतनाम पर धावा बोलते थे और पुनः जंगलों में छिप जाते थे। इसी क्रम में दियन वियन फू पर जो है गुरिल्ला सैनिकों ने भयंकर आक्रमण किया और इस युद्ध में फ्रांस बुरी तरह हार गया। लगभग 16,000 फ्रांसीसी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और दियन वियन फू पर साम्यवादियों का जो है अधिकार हो गया। अब इसमें अमेरिका ने कैसे हस्तक्षेप किया ये भी देखिए। अमेरिका जो अब तक फ्रांस का समर्थन कर रहा था, उसने हिंद चीन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई और साम्यवादियों के विरोध में इसकी घोषणा भी कर दी। चूंकि रूस एक पक्ष का पहले समर्थन कर रहा था, अतः लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। इन्हीं परिस्थितियों में मई 1954 में जिनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जिनेवा समझौता कहा जाता है। जिनेवा समझौता में वियतनाम को जो है 2 हिस्से में बांट दिया गया। 1954 में जो है जिनेवा समझौता हुआ था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हुआ क्या था। तो हुआ या हुआ एक बौद्ध धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में जो है शुरू हुआ, जिसके नेता
हुइन फूसो था। क्रांतिकारी और उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी जो है शामिल होता था। अब देखिए दो भागों में बांट दिया गया किसके समझौते के बाद। तो यहाँ पर कौन सा समझौता था, अभी आप लोगों ने देखा कि जिनेवा समझौता के तहत जो है पूरे वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया। हनोई नदी से सटे उत्तर का क्षेत्र जो है उत्तरी वियतनाम साम्यवादियों और उससे दक्षिण में दक्षिणी वियतनाम अमेरिका समर्थित सरकार को दे दिया गया। यहाँ एक धार्मिक वर्ग भी आंदोलित था और वह था हुआ हुआ। तो हुआ हुआ मैंने आपको बता दिया कि क्या था। हुआ हुआ आंदोलन काफ़ी आक्रामक हो गया था और न्यू दिन दियम ने बड़ी क्रूरता से इन आंदोलन को दबाना शुरू कर दिया। लाओस और कम्बोडिया में जिनेवा समझौता के फलस्वरूप शासन व्यवस्था बदल गई। वहाँ वैध राजतंत्र के रूप में को जो है शासन के रूप में स्वीकार किया गया। संसदीय जो है शासन प्रणाली अपनाई गई। यद्यपि इन्हें तटस्थ देश माना जाता था, परंतु साम्यवादी प्रभाव इन देशों में बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका इन क्षेत्रों को साम्यवादी प्रभाव में जाने से रोकने को कृत संकल्प था। लाओस में गृह युद्ध कैसे हुआ, लाओस में भी देखिए लाओस की राजनीतिक सीमा जो है पूरब में उत्तरी वियतनाम को छूती थी और 1954 ईस्वी में स्पष्ट हो गया कि जो है उत्तरी लाओस के दो प्रांत फुंगसाली और होउ फ्रांस में साम्यवादियों का प्रभुत्व था और अपने विस्तार के लिए उद्यत थे। जब लाओस में राजतंत्र को हटाकर संसदीय प्रणाली अपनाई गई तो वहाँ राजनीतिक अस्थिरता का दौर जो है शुरू हुआ। लाओस एवं कम्बोडिया की पूर्ण स्वतंत्रता को मान लिया गया और यह भी व्यवस्था की गई कि 1956 के मध्य के पहले संपूर्ण वियतनाम का चुनाव द्वारा एकीकरण कर सरकार का गठन किया जाएगा, यदि जनता ऐसा चाहे तो। जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए एक त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का जो है गठन किया गया, जिसके सदस्य जो है भारत, कनाडा और पोलैंड थे। जेनेवा समझौता ने तात्कालिक रूप से कुछ शांति अवश्य दी, परंतु तुरंत ही हिंद चीन में उथल पुथल आरंभ हो गई, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार सुदृढ़ हो गई और पूरे वियतनाम के एकीकरण पर विचार करने लगी। परंतु दक्षिणी वियतनाम की स्थिति उसके विपरीत थी। अफ्रीका समर्थित बहुद्वीप सरकार का संचालन न्यू दिन दियम के हाथों में था। इन दिनों दक्षिणी वियतनाम में साम्यवादियों के साथ साथ अपदस्थ राजघराने के 3 सौतेले भाइयों ने लाओस पर अपनी राजनीतिक पकड़ के लिए अलग अलग रास्ते अपना लिए थे। इनमें पहला राजकुमार सुवन फुमा तटस्थतावादी था। दूसरा राजकुमार सुफन बोंग जो पाथेट लाओ के नाम से विख्यात था, वो अपना सैन्य संगठन बनाकर समूचे लाओस में साम्यवादी व्यवस्था लाना चाहता था। और तीसरा राजकुमार फूमी नोसवान दक्षिण पंथ का अनुसरण करने वाला था। इन तीनों के आपसी राजनीतिक वर्चस्व का संघर्ष ही लाओस की अस्थिरता का कारण बना और इस पर रूस और अमेरिका दोनों गुटों का समर्थन एवं हस्तक्षेप इससे और बढ़ा रहा था। 25 दिसंबर 1955 को लाओस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ और सुवन फूमा के नेतृत्व में जो है सरकार बनी। पाथेट लाओ ने इसका विरोध करते हुए गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया, परंतु 1957 में दोनों में समझौता हो गया और पाथेट लाओ की पार्टी नियो लियो हक्सत के जो है सदस्यों को भी सरकार में जगह मिली। यह स्थिति अमेरिका के लिए असहाय थी, क्योंकि मेथड लाओ वामपंथी था। अमेरिकी षड्यंत्र के कारण दोनों भाइयों में समझौता टूट गया। पुनः गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। इस बीच तीसरे भाई जेनिफर फूमी नौसवान को मौका मिल गया। उसने निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटकर दक्षिणपंथी सरकार बना ली। 3 माह बाद फिर तख्ता पलट हुआ और कैप्टन कांगली के नेतृत्व में एक सैनिक सरकार बनी, परंतु तीनों भाइयों ने मिलकर कैप्टन कांगली को उत्तर की ओर भगा दिया और इस तरह लाओस एक भयंकर गृह युद्ध में फंस गया। देखिए लगातार बार बार तख्ता पलट हो रहा था और लाओस के गृह युद्ध में अमेरिका रूस की परोक्ष सहभागिता ने एक बार फिर विश्व शांति को खतरे में डाल दिया। तब भारत ने जिनेवा समझौता के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को पुनर्जीवित करने की मांग उठाई। अंततः इस समस्या पर 14 राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाना तय हुआ, जिसमें लाओस के 3 पक्षों की भागीदारी पर रूस अमेरिका भी सहमत हुए थे। मई 1961 में यह सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी राजकुमारों ने संयुक्त मंत्रिमंडल के गठन पर सहमति प्रदान की और जो है मंत्रिमंडल भी बना, परंतु अमेरिकी षड्यंत्र के कारण लाओस की विदेश मंत्री की हत्या हो गई और गृह युद्ध जो है पुनः शुरू हो गया। चूंकि अमेरिका लाओस में साम्यवादी प्रसार नहीं चाहता था, अतः चुनाव द्वारा सुवन फूमा को प्रधानमंत्री बनाया गया और सुफन बोंग उप प्रधानमंत्री बना। इससे संतुष्ट पाथेट लाओ ने 1970 में लाओस पर आक्रमण कर जार्स के मैदान पर कब्जा कर लिया। हालांकि अमेरिका ने इस युद्ध में जमकर बमबारी की, परंतु पाथेट लाओ के आक्रमण को रोका नहीं जा सका। रूस ने लाओस पर जो है आक्रमण कर दिया और उसकी बिगड़ती स्थिति की जिम्मेदारी अमेरिका पर सौंप दी। अमेरिका के खुलकर युद्ध में आ जाने से यह स्थिति जो है जटिल उत्पन्न हो गई और 1917 में हजारों दक्षिणी सैनिकों ने लाओस में प्रवेश किया और उसके साथ ही अमेरिका सैनिक युद्धक विमान, बमवर्षक हेलीकॉप्टर भी थे। इनका उद्देश्य हो चिन्ह मिन्ह मार्ग पर जो है
जो है कब्जा करना था और पाथेट लाओ ने रूस और ब्रिटेन से अनुरोध किया कि वे अमेरिका पर दबाव डालकर उन्हें रोकें, परंतु चीन ने अमेरिका को धमकी दी। पहले अमेरिका को लगा कि वह युद्ध जीत लेगा, परंतु हो ची मिन मार्ग क्षेत्र पर जाकर उसकी सेनाएं फंस गईं। लाओस के प्रबल प्रतिरोध के कारण उसके लिए वापस लौटना एकमात्र उपाय था। अब इस तरह अमेरिका अपने आक्रमण में वामपंथ के प्रसार को रोक नहीं पाया। अब देखिए वियतनाम कहाँ है और अमेरिका कहाँ है, तो यहाँ से जो है सैनिकों को लाना ले जाना और बार बार जो है युद्धवाहक पोत आए यहाँ से बाहर जाएं, तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी। इसीलिए जो है अमेरिका ये जो है संकट झेल नहीं पाया। कम्बोडिया में कैसा संकट आया, देखिए सन 1954 में स्वतंत्र बनने के बाद कम्बोडिया में संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर राजकुमार नरोत्तम सिहानुक को जो है शासक माना गया। नरोत्तम सिहानु 1954 से ही कम्बोडिया में गुटनिरपेक्षता और तटस्थता की नीति पर कायम था। इसीलिए कम्बोडिया दक्षिण पूर्व एशियाई सैन्य संगठन में शामिल नहीं हुआ। अमेरिका इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव चाहता था, इसी कारण वह सिहानुक से चिढ़ा हुआ था। थाईलैंड को उसका कर कम्बोडिया को तंग करवा रहा था। देखिए यहाँ पर उसका कर लिखा है लेकिन उकसा कर, और अभी भी जो है यही हो रहा है। जल्दी ही आपने देखा होगा कि कैसे जो है युद्ध चल रहा था एक मंदिर के लिए। तो थाईलैंड को उकसाकर जो है कम्बोडिया को तंग करवा रहा था। अमेरिका की इस कूटनीतिक चाल के कारण 1963 में सिहानुक ने उससे किसी भी तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया। यह बात जो है अमेरिका के लिए अपमानजनक थी और मई 1965 में उसने वियतनाम के साथ कम्बोडिया के सीमावर्ती गांवों पर आक्रमण कर दिया। तब सिहानुक ने अमेरिका से राजनयिक संबंध तोड़ लिए। आगे चलकर 1969 में अमेरिका ने कम्बोडिया सीमा के क्षेत्र में जहर की वर्षा हवाई जहाज़ से करवा दी, जिससे लगभग 40,000 एकड़ भूमि रबर की फसल जो है नष्ट हो गई। इसके बाद सिहानुक ने मुआवजे की मांग अमेरिका से की और रूस की ओर झुकाव दिखाते हुए पूर्वी जर्मनी से राजनयिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। तत्कालीन दो गुटीय विश्व व्यवस्था में पूंजीवादी अमेरिका यह नहीं चाहता था कि कम्बोडिया साम्यवादी देशों के प्रति सहानुभूति रखे, अतः उसने कम्बोडिया के गुटनिरपेक्षता को एक पक्षीय मानते हुए यह आरोप लगाया कि सिहानुक सरकार का संबंध उत्तरी वियतनाम और वियतकांगों से है। इसीलिए अमेरिकी CIA के माध्यम से कम्बोडियाई दक्षिणपंथियों को संगठित कर सिहानुक को सत्तायुक्त करना अमेरिका चाहता था। अमेरिका के षड्यंत्र के कारण 1970 में दक्षिणपंथियों ने वियतनाम के दूतावास के समक्ष उग्र प्रदर्शन किया और इसी परिप्रेक्ष्य में सिहानुक को वियतनाम के प्रति कठोर रुख अपनाना पड़ा। 18 मार्च 1970 को कम्बोडियाई राष्ट्रीय संसद ने नरोत्तम सिहानुक को सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा सत्ता से हटा दिया और जनरल नोल के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। नरोत्तम सिहानुक ने पेकिंग में निर्वासित सरकार का गठन कर जनरल नोल की सरकार को अवैध घोषित कर दिया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संसद को भंग कर दिया और जनता से मौजूदा सरकार को अपदस्थ करने की अपील की। अप्रैल 1970 में सिहानुक ने नई सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जिसमें उत्तरी वियतकांग सैनिकों से भरपूर मदद मिल रही थी। नरोत्तम सिहानुक की सेना विजयी होती हुई राजधानी नामपेन की ओर बढ़ रही थी। अमेरिका ने तुरंत इसमें हस्तक्षेप किया और दक्षिणी वियतनाम से अमेरिकी फौज कम्बोडिया में प्रवेश कर गई और व्यापक संघर्ष जो है शुरू हो गया और यह युद्ध जो है बहुत ही भयानक था। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस नीति का व्यापक विरोध अमेरिकी भी कर रहे थे और राष्ट्रपति निक्सन को अपनी सेनाएं वापस बुलाने की घोषणा करनी पड़ी, परंतु दक्षिणी वियतनाम ने अपनी सेना कम्बोडिया में रहने की घोषणा कर स्थिति को और जटिल बना दिया। अब लग रहा था कि चीन भी कम्बोडिया मामले में हस्तक्षेप करेगा और इस तरह एक बार पुनः दक्षिण पूर्वी एशिया की सुरक्षा जो है खतरे में पड़ जाएगी। स्थिति को भांपते हुए इंडोनेशिया ने एशियाई देशों का सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा और 16 मई 1970 को जकार्ता में एक सम्मेलन बुलाया गया। यद्यपि यह सम्मेलन सफल रहा, परंतु कम्बोडिया की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। कम्बोडियाई छापामारों, अमेरिकी सेना के बीच युद्धों, बमबारी, नृशंस हत्याओं के इस दौर में ही 9 अक्टूबर 1970 को कम्बोडिया को गणराज्य घोषित किया गया, परंतु सिहानुक एवं लोन नोल की सेनाओं में संघर्ष चलता रहा। 5 वर्ष तक सिहानुक जो है ने निर्णायक युद्ध का ऐलान किया और उनकी लाल खुमेरी सेना विजय करती आगे बढ़ती रही। अंततः लोन नोल को भागना पड़ा और अप्रैल 1975 में कम्बोडियाई गृह युद्ध जो है समाप्त हो गया। नरोत्तम सिहानुक जो है पुनः राष्ट्राध्यक्ष बने, परंतु 1978 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। अब देखिए कम्बोडिया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, कंपुचिया कर दिया गया था और नरोत्तम सिहानुक के बाद जो है ख्यू सम्पान एवं पोल पोट ने अपने मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप शासन शुरू किया।
यह दौर पूरी तरह आतंक का दौर था, परंतु 1979 में हेंग सामरिन ने एक संयुक्त मोर्चे का गठन कर क्यू सम्पान और पोल पोट को पराजित कर दिया। इस स्थिति में रूस चीन आमने सामने आ गए और चीन ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में अपनी शक्ति का परिचय दिया। हालांकि अमेरिकी नीति कंपूचिया मामले में सफल नहीं रही और वह साम्यवाद को फैलने से रोक नहीं पाया, परंतु दो साम्यवादी देशों रूस एवं चीन को आमने सामने लाने में उसकी नीति जो है अवश्य ही सफल हो गई। वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका, देखिए जिनेवा समझौता से दो वियतनामी राज्यों का जन्म तो अवश्य हुआ था, परंतु अस्थायी शांति की उम्मीद ना के बराबर थी, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में जहां साम्यवादी सरकार थी वहीं दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी समर्थित सरकार थी। और जो है जिनेवा समझौता में यह कहा गया था कि अगर जनता चाहे तो मध्य 1956 तक चुनाव कराकर पूरे वियतनाम का जो है एकीकरण किया जाएगा, और उसी समय से वियतनामी जनता उसके एकीकरण के पक्ष में आवाज़ उठाती रही, जिससे उत्तरी वियतनाम का पूर्ण समर्थन प्राप्त था, जबकि दक्षिणी वियतनाम की जनता शांतिपूर्ण प्रयासों से चूक गई। तो 1960 में वियत कांग राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन कर अपने सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष शुरू कर दिया। 1961 ईस्वी तक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दक्षिणी वियतनाम में जो है आपातकाल की घोषणा कर दी गई और वहाँ जो है गृह युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका तो दक्षिणी वियतनाम में साम्यवाद के प्रभाव को रोकना चाहता था। उसने 1961 में शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र जारी कर उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह सरकार को इस गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। 1962 के शुरुआत में अपने 4000 सैनिकों को दक्षिण वियतनाम मदद के लिए जो है इन्होंने सैगान भेज दिया, और वास्तविकता यह थी कि न्यू दिन दियम की तानाशाही अत्याचारों से जनता तंग आ चुकी थी और बौद्ध जनता धार्मिक असहिष्णुता के कारण आत्मदाह कर रही थी। इसी को लेकर 1963 ईस्वी में सेना ने विद्रोह कर दिया और इस तरह सरकारों का आना जाना लगा रहा, मगर किसी भी तरह की नीति नहीं बदली और वियतकांग का संघर्ष जो है चलता रहा। 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर कुछ सैनिक अड्डे तबाह कर दिए और तब अमेरिका को चेतावनी भरी धमकियां रूस और चीन ने दिया, परंतु इसका उस पर असर नहीं पड़ा। अमेरिका द्वारा शुरू किया गया यह युद्ध काफ़ी हिंसक, बर्बर, यातनापूर्ण था और इस युद्ध में खतरनाक हथियारों, टैंकों और बम वर्षक विमानों का व्यापक प्रयोग किया गया था। साथ ही रासायनिक हथियारों, नापाम, ऑरेंज एजेंट और फास्फोरस बमों का जमकर इस्तेमाल किया गया था। अब देखिए रासायनिक हथियार क्या थे। नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता था और जलता रहता था। इसका व्यापक पैमाने पर प्रयोग जो है वियतनाम में प्रयोग किया गया था। देखिए कितना जो है क्रूर तरह से, ठीक है। अब इस युद्ध में उत्तरी वियतनाम के साथ साथ वियतकांग और वियतकांग समर्थक दक्षिणी वियतनामी जनता सभी से लड़ा गया। निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर दी जाती थी। अंत में पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया जाता था। 1967 ईस्वी तक अमेरिका इसे इतना बम वियतनाम में बरसाया जितना द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड के विरुद्ध नहीं गिराया था। देखिए कितना ज़्यादा भीषण हो रहा था, इतने बम गिरा दिए अमेरिका ने जितना कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड के विरुद्ध नहीं गिराया था। अमेरिका को इस तरह की कार्रवाई का विरोध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा और प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल ने एक अदालत लगाकर अमेरिका की वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दे दिया। इसके आर्थिक कुपरिणाम भी परिलक्षित होने लगे। प्रतिवर्ष 2 से ढाई अरब डॉलर का अमेरिकी खर्च में वृद्धि हुई। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था डामाडोल होने लगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर का मूल्य जो है काफ़ी नीचे गिर गया। परंतु अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था और समझौते के सारे प्रयासों को विफल करता हुआ युद्ध को जारी रखे हुए था। दूसरी तरफ वियतनामी अब साम्यवाद या किसी अन्य बातों के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। यहाँ तक कि वियतनामी महिलाएं अपनी पीठ पर बच्चों के बांधे फुल पैंट पहने हाथों में बंदूक लिए गश्त लगाती रहीं, सीधे युद्धों में शामिल होती देखी जा सकती थी और जो है फो चिन मिन मार्ग की मरम्मती करती महिलाएं आपको देखी जा सकती थी। प्राचीन जो है नायिकाओं को आख्यानित कर स्त्रियों को प्रेरित करने के का भी काम किया जाता था। इसी संदर्भ में त्रिआयु की कहानी भी सुनने को मिलता है जिसे इस समय देवी की तरह पूजा जाता था। 1968 के प्रारंभ में वियतकांग ने अमेरिकी शक्ति का प्रतीक पूर्वी पेंटागन सहित कई ठिकाने पर धावा बोलकर अमेरिकियों को काफ़ी क्षति पहुंचाई। इन धावों ने स्पष्ट कर दिया कि वियतनाम के हौसले अभी भी जो है काफ़ी बुलंद है और यह स्पष्ट हो गया कि अब देखिए इतने सारे जो है बमबारी के बाद भी, इतने जो है बर्बर युद्ध के बाद भी जो है अभी तक वियतनाम के हौसले जो है टूटे नहीं थे और हौसले जो है काफ़ी बुलंद थे। यहाँ पर देखिए एजेंट ऑरेंज क्या था। एजेंट ऑरेंज जो है एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियाँ तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाता था। जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका नाम ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रमों में रखे जाने वाले
क्योंकि ऑरेंज ड्रमों में रखे जाते थे, इसलिए इसका नाम जो है एजेंट ऑरेंज पड़ गया था। अमेरिका ने इनका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेतों और आबादी दोनों क्षेत्रों पर जमकर किया गया, और इस जहर का असर आज भी नज़र आता है जन्मजात विकलांगता के रूप में। आगे देखिए, अब इनके हौसले क्योंकि काफ़ी बुलंद थे, वियतनामियों को रसद पहुंचाने वाला मार्ग हो चिन मिन काफ़ी मजबूत है, क्योंकि इसे बमबारियों से नष्ट नहीं किया जा सका था। वस्तुतः हो चिन मिन मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी हुई थी। अमेरिका सैकड़ों बार इसे क्षतिग्रस्त कर चुका था, परंतु वियतकांग और उसके समर्थित लोग तुरंत उसका जो है मरम्मत कर लेते थे। इसी मार्ग पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से अमेरिका लाओस और कंबोडिया पर आक्रमण भी कर दिए इसने, परंतु तीन तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ा था। अब अमेरिका भी शांति वार्ता चाहता था, परंतु अपनी शर्तों पर। राष्ट्रमंडल, संयुक्त राष्ट्र संघ समेत कई शक्तियों ने इस प्रयास में थी कि वार्ता शुरू हो, और अंततः पेरिस में शांति वार्ता शुरू हुई। और अमेरिकी हट के कारण 6 माह तक वार्ता सफल नहीं हो सकी, और वियतनामियों की मांग थी कि पहले बमबारी बंद हो, अमेरिका अपनी सेना हटाए। इसी क्रम में 7 जून 1969 को वियतनामी शिष्टमंडल ने दक्षिणी वियतनाम के मुक्त क्षेत्र में वियतकांग के सरकार के गठन की घोषणा कर दी, जिससे रूस और चीन ने तुरंत मान्यता दे दी। इसी दरमियान वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक हो चिन मिन की जो है मृत्यु हो गई, क्योंकि अपने वसीयत में दक्षिणी वियतनाम के मुक्ति तक संघर्ष का आह्वान जो है इन्होंने किया था, अतः संघर्ष जो है जारी रखा। अमेरिकी असफलता और वियतनाम का एकीकरण, देखिए ये जो है अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की फ़ोटो आपने अभी देखी, जिसने जो है इतने बर्बर जो है युद्ध किया। अब हॉलीवुड द्वारा अमेरिका के वियतनाम युद्ध को जायज़ ठहराने वाली फिल्मों पर अमेरिका के अत्याचार पर फिल्में बनने लगी। दूसरी तरफ निक्सन अमेरिकी चुनाव में जीत हासिल कर नए राष्ट्रपति बने, और वियतनाम समस्या का जल्द समाधान करने की जो है जिम्मेदारी उन पर सौंपी गई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता ही जा रहा था। इसी समय माइली गांव की एक घटना प्रकाश में आई। अमेरिकी सेना की आलोचना पूरे विश्व में होने लगी। तब राष्ट्रपति जो है निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री योजना की घोषणा की। हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथास्थान रहें, युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे, और इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ जो है बंद रहेंगी। युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा। देखिए, अब अमेरिका की शर्त क्या क्या थी। दक्षिण वियतनाम की स्वतंत्रता। अमेरिकी सेनाएं उस क्षेत्र में ही रहेंगी जब तक वियतकांग संघर्ष करेगा। दक्षिण वियतनाम में आतंक जो है मचाएगा तो बमबारी जो है जारी रहेगी, परंतु इस शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। अमेरिकी सेनाएं पुनः बमबारी शुरू कर दी गई इनके द्वारा, लेकिन अमेरिका अब जान चुका था कि इसे जो है अपनी सेनाएं वापस बुलानी ही पड़ेगी। निक्सन ने पुनः 8 सूत्री योजनाएं रखी, और वियतनामियों ने इसे जो है खारिज कर दिया। अब अमेरिका चीन को अपने पक्ष में करने में लग गया, और 24 अक्टूबर 1972 को वियतकांग, उत्तरी वियतनाम, अमेरिका एवं दक्षिणी वियतनाम में समझौता तय हो गया, परंतु दक्षिणी वियतनाम ने आपत्ति जताई और पुनः वार्ता के लिए आग्रह किया। वियतकांग ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस बार इतने बम गिराए गए जिनकी कुल विध्वंसक शक्ति हिरोशिमा में प्रयुक्त परमाणु बम से ज़्यादा आंकी गई। हनोई भी इस बमबारी में ध्वस्त हो गया, लेकिन जो है वियतनामी डटे रहे, और अंततः 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। समझौते की मुख्य बातें यह थी कि युद्ध समाप्ति के 60 दिनों के अंदर अमेरिकी सेना वापस हो जाएगी। उत्तर और दक्षिण वियतनाम परस्पर सलाह कर एकीकरण का मार्ग खोजेंगे। अमेरिका वियतनाम को असीमित आर्थिक सहायता देगा। इस तरह से अमेरिका के साथ चला रहा युद्ध जो है समाप्त हो गया, और अप्रैल 1975 में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। इस प्रकार 7 दशकों से ज़्यादा चलने वाला अमेरिका वियतनाम युद्ध जो है समाप्त हो गया, और इस युद्ध में लगभग 9,855 करोड़ डॉलर खर्च हुए, और सर्वाधिक व्यय जो है अमेरिका का था। उसके 56,000 से अधिक सैनिक मारे गए, लगभग 3 लाख सैनिक घायल हो गए। दक्षिणी वियतनाम के 18,000 सैनिक मारे गए। अमेरिका के 4800 हेलीकॉप्टर और 3600 अनगिनत टैंक नष्ट हो गए। इन सारी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में जनधन की बर्बादी के अलावा अमेरिकी साख को भी गहरा आघात पहुंचा। पूरे हिंद चीन में बुरी तरह असफल रहा, और अंततः उसे अपनी सेनाएं हिंद चीन से हटानी पड़ी, और सभी देशों की संप्रभुता और अखंडता को स्वीकारना पड़ा। अब देखिए, यहाँ पर आपके जो है आपका सवाल है, इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सवाल है, मैं आपको PDF दे दूँगा, आप इसको जो है एक बार प्रैक्टिस